वो मुझे इबरत का निशान बना देंगे ताकि आइंदा कोई माफिया से आप तो बहादुर आदमी। तो मैं बहादुर हूँ, तो वो गोली जो मुझे मारेंगे वो आके टूट थोड़ी जाएगी। वो गोली आप यहाँ में से तो दम है ना, गोली के सामने खड़े होने का, लड़ने तो का वो हौसला दम है, लेकिन वो चंद सेकंड बाद तो मैं मर जाऊंगा ना। कि आपका इरादा है सियासत में? नहीं, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं सियासत में आने का। अभी से मतलब बात नहीं हो सकता क्यों? आप आम आदमी अगर आपकी आप बात मेरी कल को ऑक्सीजन बंद कर दें आके, आप मेरे बच्चों को मारना शुरू कर दें, किस शहर में लोग 3 नौकरियां कर रहे हैं जरा बताइए? कराची में कर रहे हैं। कोटा सिस्टम पे नौकरी नहीं देते यहाँ के नौजवानों को। ये 80% कराची है। जब तुम्हारी गाड़ियां इन इलाकों में नहीं आ सकती तो फिर तुम भी नहीं आओगे। तो जब तुम नहीं आओगे तो तुम हमारे हुक्मरान क्यों हो भाई? कि सिर्फ सीबीयू का 5 किलोमीटर का एरिया मलिक रियाज साहब को दे दें, अगर अमेरिका और कनाडा से लोग नहीं आए हफ्ते गुजारने यहाँ पर, बोल दिए। जब बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं होंगे, जब बच्चों के लिए पार्क नहीं होंगे, एक मखसूस एज के बाद जब आप चौक पे बैठेंगे आके शाम 5 से लेकर रात 12 तक, तो आप साइंसदान बन के नहीं निकलेंगे। तो खुदा के वास्ते कराची वालों, इस पे ही आ जाओ, कुछ नहीं करो, मोबाइल लेके ऐसे रोड पे खड़े हो जाओ, 3-4 डकैतियां तो वैसे रिकॉर्ड कर लोगे, डेली की 3-3 डकैतियां डालते रहो, तुम्हारा चैनल खड़ा हो जाएगा। आप इस वक्त किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर जाके खाली टॉपिक छेड़ दें, हाँ भाई बच्चों ईद के कपड़े ले लिए, तो वो पूरी फैमिली इस तरह से आपकी तरफ देखेगी। ये सिर्फ बंडल देख लें आप केसेस के, आप दंग रह जाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक ने मुझ पे किए। ये 18 औरतें मर गई 1000 रुपए की लाइन में। अरे 500 रुपए दर्जन कीनू सुना था, 1000 रुपए की 1.5 दर्जन लाशें सुनी थी आपने कहीं? आप क्या बात कर रहे हैं? मिडिल क्लास फैमिली की अगर माँ बाप बीवी मर जाए तो प्राइवेट अस्पताल में बीवी के बुंदे और सोने की चेन रखवा के मैयत लाते हैं। इस साल पहली रमजान को वाहिद जब मैं पहला लाइव कैमरा लेके पब्लिक में आया हूं, मैं कैमरे के पीछे था, 6 दफा रोया हूं, रिकॉर्डिंग पड़ी देख ली। बाप सबको लेकर आया कि चलो खा लो चल के, नहीं तो पूरे दिन भूखे पेट रोजा रखना, घर में कुछ नहीं है। मैं समझता हूं, मैं एक रजाकार हूं, मैंने सिर्फ वो दर्द देखा लोगों में, मेरी आवाज बैठ गई। यही वजह है कि सहरी में भी डेली बताता हूं कि आज की सहरी इमरान शेख साहब कबाब जी के ऑनर वही पैसा खर्च कर रहे हैं जो अपने बच्चों में करते हैं, तुम्हारे लिए दावत है। एक ऐसा IT सिटी बनाया जाए जहां पे कम से कम 3000 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, और जो फॉर्म भरेगा उसका एडमिशन दो। ये वो वाहिद इदारा है जो किसी भी शख्स से उसका मसलक पूछ ही नहीं रहा, उसकी जबान पूछ ही नहीं रहा। दुनिया में ऐसी कोई कौम है इसकी लंगर खानों से हालत तब्दील हो गई? नहीं, दुनिया में किसी कौम के साथ ऐसा हुआ भी नहीं। 6 करोड़ की आबादी के शहर को आप अगर 1.5 करोड़ पे लाके खड़ा कर दें और अगली मर्दमशुमारी में 75 लाख बना दें, ऐसा भी नहीं हुआ किसी के साथ। अगर मैं झूठा हूं तो सैलाब ज़दा इलाकों में जाइए और पूछें किसने काम किया है, सही एक ही नाम लेंगे, सुन लिए। बहुत ज्यादा ज्यादती शुरू हुई हमारे खिलाफ, खतरनाक नफरत अंगेज कैंपेनें शुरू। कौन चला? देखिए सारे सरकारी स्कूलों में गोद ले लेंगे एक वक्त आके। मैं अगर मुझे पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया तो मैं इस निज़ाम को इतना बेहतर कर दूंगा कि 10 साल बाद जो हमारा बच्चा निकल रहा हो वो किसी मिनिस्टर के बच्चे जितने उसका लेवल हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे साथ कराची के एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाए कि वो आए, उन्हें देखा और छा गए। इस वक्त कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक समाजी खिदमत का एक बड़ा नाम ज़फ़र अब्बास जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त में, इनका आजकल बहुत शदीद नौयत की मसरूफियात है, उसमें से उन्होंने हमारे लिए जो है वो टाइम निकाला, वक्त निकाला। इस वक्त जो कराची में समाजी खिदमत में और उसको टेक्नोलॉजी के साथ और जो जदीद तकाज़े हैं उससे हमान करने के साथ कोई तंजीम सही मानों में काम कर रही है, वो क्रेडिट बहरहाल जो है ज़फ़र अब्बास को जाता है कि उन्होंने JTC को जो है वो जदीद खतूत पे जो है वो इस्तेमाल किया। इनके हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो बहुत सारे सवालात भी हैं उनका जवाब लेने के लिए आज उनके पास हाजिर हूँ। ज़फ़र भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? आप खैरियत ज़फ़र से? भाई अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, इस शोबे में कैसे दाखिल हुए, JTC कैसे बनाई, तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम मैंने हासिल की, प्राइमरी तालीम मेट्रोपॉलिटन स्कूल से हासिल की, उसके बाद एग्रो टेक्निकल से की, फिर डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में सैफ़ी कॉलेज से, फिर BA किया, और ये सिलसिला सीधा चलता रहा। और फिर सेल्स की दुनिया में भी आए और जॉब्स की मुख्तलिफ, फिर अपना कारोबार किया। और फिर चूँकि पैदाइशी तौर पे सोशल वर्कर थे, समाजी कारकुन थे, फिर रज़ाकार वाली सोच थी हमेशा से, और हर चीज़ के का दूसरा पहलू हमेशा नज़र आया, पहला पहलू नज़र नहीं आया। वही वाली बात है, जैसे आप लोग किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो आप दूल्हा दुल्हन के कपड़े देख रहे होते हैं, उनका आना जाना, उनकी एंट्री, दूल्हा इस गाड़ी में आया, ऐसे उतरा, ये हुआ। हमारा देखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हम देख रहे होते हैं ख़ानदान के वो करीबी तरीन रिश्तेदार जिनको सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा है दूल्हा या उसके वालिदैन क्योंकि वो हैं तो सगे चचा ताया लेकिन पैसे नहीं, उनके कमज़ोर हैं, कपड़े उनके हल्के हैं, या जो वहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है, वेटर, वो बेचारा 100 रुपये टिप मिलनी है, तनख्वाह होती नहीं उनकी, किस तरह भाग भाग के काम कर रहा है, तो हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो बस वही सिलसिला में 2010 के सैलाब से बाकायदा तौर पे हमने इसको रजिस्टर्ड करा के काम शुरू कर दिया।
तो जेडीसी बहुत देखते देखते आनन फानन एक बहुत बड़ा जो है समाजी खिदमत का एक इदारा बन गया कराची में। उस पर अगर कहा जाए कराची के एक बड़े तरीन इदारों में शुमार होता है। तो ये सफ़र जो है इतनी तेज़ी से आपने जो इसको शुरू किया, एक अमूमी तासुर ये है कि वो जो लोग इतनी तेज़ी तरक्की करते हैं उनके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता था। आपके तो पीछे कोई। देखिए, असल में मैं खुद मल्टीनेशनल कंपनियों में नेशनल सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे काम कर चुका, मार्केटिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर चुका। जहन चलता है 21 साल 22 साल की उम्र में कोई मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर नहीं बनता दुनिया में, हम बने। तो लाजिम बात है, हमें अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें दी हैं, फिर रज़ाकार वाली सोच है, माशरे की वो महरूमियाँ, वो सारे काम जो शायद लोग नहीं करना चाहते, हमने उन पे काम किया है। और जब उन पे आप काम करते हैं तो एक वक्त आता है वो चीज़ें अलग से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और हमने तो ईदी साहब की लाइन पकड़ी। हमने तो 2010 में जब इदारा बनाया तो उस वक्त तो धमाके होते थे, जैकेटें फटती थीं, खुदकश हमले होते थे। कराची में रोज़ाना 6 लोग फ़िरक़े की बुनियाद पे और 8 से 10 लोग ज़बान की बुनियाद पे मारे जाते थे। उन हालात के अंदर हमने काम शुरू किया और ये नारा लगाया कि हम काम करेंगे फलाही, लेकिन हम किसी से उसकी ज़बान नहीं पूछेंगे। आप भले फ़लाँ ज़बान वाला फ़लाँ ज़बान वाले से लड़ता रहे, हम नहीं पूछेंगे। हम परेशान हाल की मदद करेंगे, हम किसी बेवा से उसका मसलक नहीं पूछेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, इसी लाइन पे काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल ईदी साहब वाली लाइन पकड़ी और उस पर चले जा रहे हैं। अब बेसिकली एक आम आदमी के लिए काम करते हैं, जुल्म के खिलाफ काम करते हैं। कराची के शहरियों के साथ जो रवैया रबा रखा जाता है उसके बारे में कहते हैं कि कराची के साथ जो जुल्म है उसकी लकीर चांद से भी नज़र आती है। तो आप क्या समझते हैं, वाकई कराची के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, किस किस्म का नौयत का जुल्म? आप मुझे बताएं, ये जो कराची में समंदर की बेल्ट है, ये सीवीओ, हॉक्स बे, मनोड़ा, ये पाकिस्तान के किसी और शहर में होता तो इसी तरह गटर लाइनें लाके खोली जाती हैं सीवीओ पे। यही हाल होता, पूरे शहर का कचरा ला के डाला जाता। भाई, अगर मैं कहता हूँ जितनी बड़ी बेल्ट हमारे पास है, कराची से लेकर गवादर तक, अगर ये किसी और मुल्क के पास होती तो खरबों रुपए तो ज़र मुबादला शायद इस चीज़ का आ रहा होता। तो सही। आप समझे, मैं तो आज कह रहा हूँ कि सिर्फ सीवीयू का 5 किलोमीटर का एरिया मलिक रियाज साहब को दे दें, अगर अमेरिका और कनाडा से लोग नहीं आए हफ्ते गुजारने यहाँ, तो आप बोल दिएगा। हमारे साथ तो देखें, चाहे समंदर हो, चाहे सड़कें हों, कराची की तो मैं बार बार बोलता हूँ, कराची तो वो शहर था आज से 40-50 साल पहले जहाँ पर चाइना से इंजीनियर्स आते थे और हफ्तों महीनों बैठे रहते थे आइए चुंदरीगढ़ रोड पे सर ऊपर करके। क्यों? वो देख रहे होते थे 28 मंजिला हबीब बैंक प्लाजा बना कैसे। कि वो कराची था जिसका नाम था, पड़ोसी मुल्क जहां से बोलता था कि हाँ, पाकिस्तान में एक शहर है जिसको रोशनियों का शहर बोला जाता है। क्या हाल किया उसका। हमारे बच्चे गटर में गिर के मरते हैं, क्यों ढक्कन नहीं लगाते। हम जिन गलियों रोडों में बाइकें चलाते हैं, हमारी बाइकें तबाह हो जाती हैं, हमारी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं 3-3 महीने में। चले ना, कहाँ चलना है आप बताएं, मैं चलता हूँ। हम फैसलाबाद चलते हैं, हम सियालकोट चलते हैं, हम पेशावर चलते हैं, हम इस्लामाबाद चलते हैं, हम पिंडी चलते हैं, जहाँ बोले चलें। कहीं गड्ढे नहीं हैं, कहीं टूटी हुई सड़कें नहीं हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ घूमते हैं पाकिस्तान की। तो जब सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी सुपर हैं, बस स्टॉप खूबसूरत, सड़कें खूबसूरत, गलियां खूबसूरत, पार्क खूबसूरत, अस्पताल खूबसूरत, स्कूल खूबसूरत, तो जो इन सबको खूबसूरत बनने के लिए 68% रेवेन्यू दे रहा है वो बदसूरत क्यों है भाई? जो शहर पैसा दे रहा है उसमें सड़कें नहीं, गलियों में 200 आवारा कुत्ते हैं, सुबह बुजुर्ग नमाज पढ़ने जाते हैं फजर की, उनको काट रहे हैं। जो बच्चे सुबह स्कूल की वैनों में बैठने जा रहे हैं उनको काट रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। दर बदर शहर की कोई हालत है। चलें, किस अस्पताल चलना है सरकारी, किस सरकारी स्कूल चलना है, चलिए। कोटा सिस्टम पे नौकरी नहीं देते यहाँ के नौजवानों को। दुनिया के किस शहर में आप महंगा मोबाइल लेके निकले और उसी वक्त छिन जाए, तो अगर आप पूछेंगे तो लोग किस शहर का नाम लेंगे। तो बात यह कि इस शहर के साथ तो जो जुल्म हो रहा है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। कौन कर रहा है? आप सब जानते हैं। आप ये नहीं समझते ये कराची के शहरी भी सो रहे हैं? दुनिया में सबसे मुश्किल काम एक बेदार कौम को जो है, सोई भी कौम को बेदार करना है। शौम भी सोई भी है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती इज्तिमाई। देखिए, जब आप किसी को माशी मुश्किलात में उलझा देंगे, देखिए ना, एक बाप है, उसके बच्चे बोल रहे हैं पापा 3 तारीख हो गई है, आपको तनख्वाह मिलने का आपने बोला था। अब वो बाप कैसे बताए, तनख्वाह तो पहली तारीख को मिल गई थी। मकान का रेंट चढ़ा हुआ था 3 महीने का, भी सिर्फ 1 महीने का रेंट दिया, बिजली का बिल दिया, तनख्वाह ख़त्म। तो जहाँ लोग इन मजबूरियों में, इन महरूमियों में उलझे हुए होंगे, तो फिर उस कौम से आप क्या उम्मीद रखेंगे? रोज़ वो उनके हालात हैं, हम रो रहे हैं बैठे, आपको बता रहे हैं। हल क्या है इसका? हल तो जो अब जिस तरफ जा रहा है मामला, मेरे ख्याल में शायद अब लोग बाहर निकल आएंगे घरों से आने वाले दिनों में। थोड़ा सा और टाइम रह गया,
क्योंकि अच्छे से अच्छे आदमी की ऐसी की तैसी हो गई। आप खुद सोचे ना, आपके घर में 300 रुपये का 10 किलो आटा आता था। आपको खूनी इंकलाब नजर आ रहा है? मुझे तो इन सब चीज़ों का नहीं पता, ना मेरी इतनी उम्र है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब लोग घरों से बाहर आएंगे तो घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि लाजिम बात है घर की बिजली कटी हुई, 1 महीने का बिल ना दो, 10 दिन लेट हो जाओ बिजली काट देते। क़यादत के बगैर निकल आएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, देखिए मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ ना, मैं तो मुझसे कोई एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला आदमी आके मिले, आप जैसी पर्सनैलिटी वाला आदमी आके मिले, गले मिले और बड़ा अच्छा काम करो बेटा, और फिर जेब में हाथ डाले और आंखों में आंसू आए सेकंडों का, बोले बेटा भाई प्लीज़ ये पढ़ लेना। मैं बोलूँ या अल्लाह, ये बेटे से भाई का सफ़र कैसे हो गया 1 सेकंड में, और मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे भाई क्यों बोल रहे हैं? और फिर अपनी आंखों में आंसू के साथ बोले बस बेटा पढ़ लेना ये एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा बच्चों की फीस है, मकान का किराया है, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, मेरी तनख्वाह 85,000 रुपये है, लेकिन मैं बेटी की सेमेस्टर की फ़ीस नहीं भर पा रहा, जिसकी वजह से बेटी को कॉलेज से निकाल दिया। ये हालात हो गए लोगों के। आपके मतलब लोअर मिडिल क्लास के घर का राशन नहीं आ सकता। 10,000 रुपये के 5 बोरा आटा आएगा खाली 50 किलो वाला, 1900 रुपये का 10 किलो आटा, 650 रुपये का 1 लीटर ऑयल, जिसमें 5 लीटर आया करता था, 4 लीटर। मतलब अभी किसके आगे रोएंगे आप जाके? गरीब पकोड़े तल सकता है रमजान में, गरीब समोसा ले सकता है 45 रुपए का, वो बेचारा तरबूज खरबूज खा लेता था, वो भी पहले रमजान को 400 रुपए किलो। तमाम एनजीओज पहली रमजान से लेकर 10 रमजान तक अपने प्रोजेक्ट बताती हैं डोनर्स को कि हम ये काम कर रहे हैं, डोनेशन दो। हम जफर अब्बास जो है वो सारी दुनिया में बैठ के आज फकीरों का बाइकआउट और फलों का बाइकआउट 7 रमजान तक हम तो ये कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि गरीब के दस्तरखान पे खरबूजा ही पहुंच जाए। 40 रुपए किलो खरबूजा तुमने 400 कर दिया, आ गया आज अपनी औकात पे। 7 दिन बाइकआउट किया था, सब ये इसी रेट पे बिक रहा है। फर्क पड़ा जमीन का आपके सामने। पपीता 300 पे चला गया था, 130 पे कोई नहीं लेने वाला आज। खरबूजा 250, 300, 400 पे चला गया था, आज 60 रुपए किलो की आवाज लग रही है, गली गली बिक रहा है। केला 600 रुपए दर्जन, आज 130, 140 से गली गली बिक रहा है। क्यों? स्टैंड लेना पड़ा, पाकिस्तानी ने साथ दिया आज सब अपनी लाइन का। तो अभी नहीं समझते कराची में लीडरशिप का फुकदान है? तो मैं इस पे क्या बोलूँ, बताएं आप क्या बोलूँ? मैं इस पे कुछ भी बोलूंगा। मैं आपकी निगाह एक आम आदमी से बहुत ज्यादा है। अब मैं हूँ तो सोशल वर्कर ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं इस बारे में क्या बोलूँ? आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या है मामला क्या नहीं है, मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता सियासी मामला। लीडरशिप के लिए सियासी होना तो नहीं, समाजी इंकलाब भी आ सकता है। मैंने तो आपको बता दिया लोग बाहर आने वाले हैं, मैं तो आपसे क्लियर बोलूँ। तो आपको कराची का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? कराची का क्या मुस्तकबिल होगा? हर घर में लोग मुंह पीट रहे हैं अपना, सीधी सीधी बात है। मैंने भी एक जगह दानियाल साहब के पॉडकास्ट में बैठा था, मैंने वहाँ बोला कि भाई जब बेटा आके आपसे बोलेगा पापा डेली मिस 2 पीरियड्स में क्लास के बाहर खड़ा रखती हैं, दोस्तों को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पापा मिस आप मैडम आज भी बोल रही कि फीस लाओ, 2 महीने से नहीं दिए, तो उस बाप पे क्या गुजरेगी? मेरे पैसे ना होने के तो मेरा बच्चा क्लास के बाहर खड़ा हो रहा है, वो तो अपना मुंह पीटता होगा कमरे के अंदर जाके। किस हाल पे पहुंचा दिया हमारे लोगों को। आप देखें 70,000 रुपए में महीने का बजट नहीं बन रहा मिडिल क्लास का, तो पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं बन रहा। ठीक है, कहीं लोगों को सपोर्ट है, किसी के पास पीछे ज़रात है, कोई दादा के फसल कटती है तो बच्चों को हिस्सा मिल जाता है हर दूसरे तीसरे महीने, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। यहाँ तो हैंड टू माउथ लोग है ना, कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकालती सेठ नौकरी से निकाल देगा। सही। तो ओवर टाइम जितने लोग कर रहे हैं, क्या इन सबको पैसा मिल रहा है ओवर टाइम का? अरे भाई तुम मेन टाइम पे छोड़ोगे तो अगली नौकरी करेगा ना। किस शहर में लोग 3 नौकरियां कर रहे हैं जरा बताइए? कराची में कर रहे हैं 9 से 5, 6 से 12 और फिर 1 से रात 4। बताइए जरा यार, मैंने कभी सुना ही नहीं था कि एक पढ़ा लिखा मास्टर आदमी जो है, लड़का जो है, वो रेस्टोरेंट्स में जाके अपनी सीवी देगा कि रात 12 बजे के बाद मुझे बुला लें, जितने बर्तन होंगे डेली धोऊंगा। कमरा बता दें कौन सा है, पैसे दे दिएगा 4,000 रुपए महीने में, तुम डेली 500 प्लेटें धो रहे हो, 3 बजे घर आओगे, उसके बाद सुबह ऑफिस फिर जाना है। तो लोगों की हालत क्या की है देखें तो आप लोग, बहुत बुरे हालात। कराची का हर तालीम याफ्ता नौजवान जो है ना वो बाहर जाना चाहता है, तो ये नहीं आने वाले वक्त में शहर में सिर्फ जाहिल रह जाएंगे। तो रास्ता ही कोई नहीं है, और जा कौन सा सकते हैं, फिर मायूसी की तरफ आ जाते हैं। फिर कोई उनको नशे का रास्ता बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। अच्छा देखिए समझें, हमने आपने बचपन में किस इलाके की रिहाइश है आपकी? चले गुलशन इकबाल में शायद कोई ग्राउंड हो, हमारे फटेल एरिया में ग्राउंड है। जो ग्राउंड खाली हो उसके अंदर मलबा डाल देते हैं, कहीं हाइड्रेंट बन जाता है, कहीं वो कचरा कुंडी में तब्दील। जब बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं होंगे, जब बच्चों के लिए पार्क नहीं होंगे, एक मखसूस एज के बाद जब आप चौक पे बैठेंगे आके शाम 5 से लेकर रात 12 तक, तो आप साइंसदान बन के नहीं निकलेंगे। जो कुछ निकल रहा है वो सामने तो है आपके शहर में, क्या कुछ नहीं हो रहा। कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। आज हर जहां देखें स्कूल के बच्चों तक तो आइस पहुंच चुकी है, तो इसके असरात हाथ हो रहे हैं सामने, तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में तबाही जो है वो
यानी कि किसी अच्छे इंकलाब की तरफ जाएगी या बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएंगे हम सब? हाँ, रास्ता तो कोई, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं। अंधेरा। बिल्कुल बहुत इतना खतरनाक अंधेरा है कि आप, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, अपने हुक्मरानों से किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के घर चले जाओ खाली। तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में आम आदमी को? मैं तो सिर्फ बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ कि अपने लोगों की तरफ मदद करो, ख़ानदान वालों की मदद करो। यही एक उम्मीद है, तुम्हारा $100 आएगा, उसके घर में रोशनी आ जाएगी कि 33,000 रुपये आ गए। क्योंकि कमा तो सब रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कहाँ बचेगा। तनख्वाह किसी की डबल ट्रिपल नहीं हुई है, लेकिन चीज़ें 300 गुना महंगी हो गई हैं। आप इस वक्त किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर जाके खाली टॉपिक छेड़ दें, हाँ भाई बच्चों ईद के कपड़े ले लिए, तो वो पूरी फैमिली इस तरह से आपकी तरफ देखेगी, मियाँ बीवी उसके भाई सारे, कि जैसे आपने कह दिया हाँ भाई तुम्हारा बाप मर गया क्या। क्यों? बच्चों को आश्रय दिए जा रहे हैं। कैसे ये दिन गुजारे हैं? कपड़े नहीं दिला सकता कोई ईद के, कैसे दिलाएगा? 4,000 रुपये का कुर्ता मिल रहा है सड़े हुए ब्रांड का। इस नहज तक जो हालात पहुंचे उसका कोई तो जिम्मेदार होगा। आवाम जिम्मेदार नहीं है, तो कौन है? हुक्मरान जिम्मेदार है। मौजूदा? हाँ, लाजमी बात है, हुक्मरान जिम्मेदार हैं। आप देख लेना, देखिए मैंने उस दिन एक पोस्ट देखी कि एक बड़े साहब हैं हुक्मरानों में, वो पोस्ट लगा रहे हैं कि जी ये गाड़ियाँ देखें कितनी महंगी हो रही हैं, ये 14 करोड़ वाली गाड़ी 21 करोड़ की हो रही है 8। वो ये टॉपिक है कोई? तुम्हारी गाड़ियाँ शाह फैसल की गलियों में आ सकती हैं, तुम्हारी गाड़ियाँ कोरंगी लांडी की गलियों में आ सकती हैं, तुम्हारी गाड़ियाँ बफर जोन, केबीआर, नागन चौरंगी, शादमान इन गलियों में आ सकती हैं, तुम्हारी गाड़ियाँ खारदर, मीठरदर, लियारी, उस्मानाबाद, नयाबाद इन गलियों, ये 80% कराची है। जब तुम्हारी गाड़ियां इन इलाकों में नहीं आ सकती तो फिर तुम भी नहीं आओगे, तो जब तुम नहीं आओगे तो तुम हमारे हुक्मरान क्यों हो भाई? अच्छा, मौजूदा हुकूमत पे इल्जाम है कि कराची को नजरअंदाज किया है, सही इल्जाम है? और किसने नहीं किया आज तक कराची को नजरअंदाज? अच्छा जफर भाई, एक इशू है कि अगर आप एक गैर जानिबदाराना बात करें तो कराची की सियासत में जो है वो लीडरशिप का जो है ना खिला मौजूद है। अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं वो एक बिल्कुल एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, हर रंग नस्ल मजहब से बालातर हो गए, तो आपका कुछ सियासत में आने का इरादा है? नहीं, आपकी आवाज़ की सुनवाई बहुत है। देखिए मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, पाकिस्तान की तारीख में माफियाज के खिलाफ सिर्फ एक बाइकआउट कामयाब हुआ है, जो अभी हमने फॉलो का किया है, यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक। आप जब माफिया से पंगा लेते हैं तो अरबों रुपए के मामला डैमेज होते हैं, तो जिनके अरबों रुपए के मामला डैमेज हुए अपनी हार तस्लीम नहीं करेंगे, वो मुझे इबरत का निशान बना देंगे ताकि आइंदा कोई माफिया से। आप तो बहादुर आदमी हैं। तो मैं बहादुर हूँ, तो वो गोली जो मुझे मारेंगे वो आके टूट थोड़ी जाएगी। गोली आप में तो दम है ना, गोली के सामने खड़े होने का, लड़ने का वो दम है, लेकिन वो चंद सेकंड बाद तो मैं मर जाऊंगा ना। वो दम मेरा होगा, बिल्कुल दम है, मैं खड़ा हूँ। आपने इतनी जो मेहनत की है और इतने बड़े बड़े माफिया से टकराए, मौत से तो बहरहाल आप नहीं डरते ना? मैं तो के इलेक्ट्रिक से टकराया, 6.5 लाख पोल में बर्थिंग कराई नहीं कराई शहर में, जो कि मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं मारा था। ये सिर्फ बंडल देख लें आप केसेस के, आप दंग रह जाएंगे जो के इलेक्ट्रिक ने मुझ पे किए हैं। ये वो केसेस हैं, ये आपको मैं दिखाऊं, ये सारे एफिडेविट और ये हर केस उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई हमने केस किया जफर अब्बास पे। मैं इतनी बड़ी शख्सियत कहाँ से हो गई? देखें, एक एक केस नहीं है, पता नहीं कितने केसेस हैं। ये FIR जो मैंने कटवाई थी, ये वो उनकी लिस्ट है। तो बात ये कि मेरे तो घर का कोई नहीं मरा था, ये सारी FIR है जो कराची के लोग मरे थे ना। मैंने स्टैंड लिया, आज 6.5 लाख पोलो बर्थिंग हो गई, अब तो कोई नहीं मर रहा करंट लग के बारिश में। वरना कितनी आम सी बात थी, हम अपनी बहन को फ़ोन कर रहे हैं, हाँ भाई बारिश हो रही है आओगी नहीं, तो बोले कि हाँ बच्चे स्कूल से आ रहे हैं ज़रा आ जाएँ, तो मैं आती हूँ। वो पीछे गली में करंट लग गया, 3 लड़के मर गए थे। और तुम बताओ खाने में क्या बना है? यानी 3 लोग जो करंट से मरे उनकी औकात सेकंड का आधा हिस्सा था। हमने तो स्टैंड लिया, हमने दफन ही नहीं दिया किसी को, हमने FIR कटेगी और सारे नाम डलेंगे, स्टैंड लिया। आज देखिए के इलेक्ट्रिक ने आपके बोलने पर पाबंदी लगा, के इलेक्ट्रिक की माफिया तो आप पर हावी हो गई। मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी, हम तो अदालत का एहतराम करते हैं, उन्होंने बोला खामोश हो जाओ, हम खामोश हो गए। उन्होंने उठा के हमारे ऊपर 3-4 पता नहीं कौन सी वीडियोस दिखा दी। अदालत फैसले भी माफिया के हक में आ रहे हैं। तो नहीं, अदालत क्यों माफिया के दबाव में आएगी? अदालत तो अदालत होती है। वो सियासत वाला सवाल रह गया, आपका इरादा है सियासत में? नहीं, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं सियासत में आने का। अभी से मतलब बाद में हो सकता है, क्यों आप अगर आप मेरी कल को ऑक्सीजन बंद कर दें आके, आप मेरे बच्चों को मारना शुरू कर दें, उसको हो सकता है भाई मैं बोलूँ सही, मैं कोई दूसरा मोहल्ला दे लेता हूँ रिहाइश के लिए। 1000 ऑप्शन इंसान के पास उस वक्त होते हैं, लेकिन अभी तो मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं, अभी 18 औरतें मर गई 1000 रुपए की लाइन में। अरे 500 रुपए दर्जन कीनू सुना था, 1000 रुपए की 1.5 दर्जन लाशें सुनी थी आपने कहीं? जिसके पास 1000 रुपए नहीं होंगे वो 50,000 की खबर कहां से लेगा? और कौन सा ऐलान हुआ कि कमीशन बन रहा है, 18 लोग मरे? 1 रुपए की ग्रांट का ऐलान हुआ? मैं एक सेठ के पास गया, फर्रुख अमीन के पास, उससे पैसे लिए, हर मरने वाले की लाश पे गया, उसके शौहर को बोला तुम क्या करते हो? उसने बोला मजदूर हूँ। मैंने कहा ये लो 1 लाख में ये दफना देना।
तुम क्या करते हो? 5 बच्चों की माँ थी तुम्हारी बीवी, रक्षा चलाता हूँ। कितना कमाते हो? 300, ये लो मैयत दफना देना। आप क्या बात कर रहे हैं? मिडिल क्लास फैमिली की अगर माँ बाप बीवी मर जाए तो प्राइवेट अस्पताल में बीवी के बुंदे और सोने की चेन रखवा के मैयत लाते हैं, ताकि माशिरे को पता ना चल जाए कि अम्मा जिसने पूरी जिंदगी पाला था उसकी मैयत क्लियर कराने के पैसे नहीं थे। हर तरफ से तो माफियाज ने घेरा हुआ है, इधर अस्पताल माफिया, उधर लैब माफिया, इधर स्कूल माफिया, इधर बिजली माफिया, इधर फला माफिया। अरे हमारे लोगों को तो वो हाल हुआ कि मत पूछें। कराची में माफियाज का कंट्रोल है। कहाँ नहीं है यार? सियासतदान नाकाम हुए हैं कराची के, लीडरशिप नाकाम हुई है। मैं कुछ बोलता हूँ, मेरे को फोन करके सब डांटते हैं, बोलते हैं तुम अपनी औकात से बाहर निकल लो। जफरबाज कौन लोग आपको डांटते हैं? आपके कोई डांट सकता है? बोलेंगे तेरी औकात नहीं। तो वो फोन कॉल आपको पाकिस्तान से आती है, बाहर से आती है, लंदन से आती है, साउथ अफ्रीका से आती है? अच्छा, हमने आपका इंटरव्यू करने से पहले जो ना अपना आपका लगाया था कि लोगों से पूछा, कोई सवाल पूछा, लोगों ने बड़े मुख्तलिफ सवाल पूछे। एक हमने सवाल आज तक किसी आने वाले एंकर से ये नहीं बोला मैं सवाल दिखाओ, सही हमने नहीं पूछा, फिर एंड दिया। नुमाइश के इलाके में लोगों ने कहा आपने खाने का स्टॉल लगाया, नुमाइश का चुनाव किस वजह से किया, उसके पीछे क्या आपकी सोच थी? 2010 चल रहा था, जबान और मसलक के नाम पे बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम जारी था, डेली की 10-12 लाशें। तो हमने उस वक्त एक सिलसिला शुरू किया था कि एक ऐसा खाना होना चाहिए जहाँ लोग आएँ, खाना खाएं और लिख के लगाओ कोई सदका खैरात नहीं है, मोहब्बतें बढ़ें, सहरी हो रही है, अफ्तारी हो रही है, एक साथ बैठे। देखिए मैं इस साल पहली रमज़ान को, मैं रमज़ान की पहली लाइव वीडियो ऐसे बनाता था, और आज जेडीसी की जानिब से शुतुरमुर्ग हैं, ये रे 400 शुतुरमुर्ग, ये कराची की आवाम है, हाँ बहन। तो एक गर्म जोशी में वेलकम देता था। मकसद क्या था? कि सब इकाइयाँ बैठे आके एक साथ, ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे, नफरतें खत्म हो। इस साल पहली रमजान को वाहिद जब मैं पहला लाइव कैमरा लेके पब्लिक में आया हूँ, मैं कैमरे के पीछे था, 6 दफा रोया हूँ, रिकॉर्डिंग पड़ी, देख लें। या मेरे मालिक, भाई क्लियर नजर आ रहा है कि बाप 2 महीने की बच्ची को भी लेकर आया, इसका मतलब घर में कोई नहीं है जो बच्ची को देख लेता। घर में बाप सबको लेकर आया कि चलो खा लो चल के, नहीं तो पूरे दिन भूखे पेट रोजा रखना। घर में कुछ नहीं है। मैं समझता हूं, मैं एक रजाकार हूं, मैंने सिर्फ वो दर्द देखा लोगों में, मेरी आवाज बैठ गई, मैंने दोबारा हिम्मत लाया, फिर वीडियो बनाना शुरू की। अब आप सोचें, जहां आप बोलेंगे जो शेरेटन पीसी आवारी में फानूस लगे हुए, वो फानूस लगवाने हैं मुझे, मेरे मेहमान आएंगे यहाँ पे, जाके देख लें नुमाइश पे फानूस कौन से लगवाएं। वो लाइटिंग लगवाई है जो अभी पाकिस्तान में कहीं नहीं लगी है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को वेलकम करें, लोग आए, और हम उसमें कामयाब भी हुए, शहर से नफरतें खत्म हुई। लेकिन इस बार जो क्राउड मैंने देखा है, मैं मर गया। मैंने एक दिन भी उसके बाद लाइव पब्लिक में जाके की नहीं, मैंने मोबाइल लिया, मैंने जिसका दिल चाहे बनाओ भाई, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं मर जाऊंगा। रोई, आपकी बात में समझूं, वो जो खाना नुमाइश पे आप खाना खिला रहे हैं, वो सदका खैरात का खाना नहीं है, वो शहर में मोहब्बतें पैदा करने का, वो उसका कोई गरीब से उससे ताल्लुक नहीं है, हर मुसाफिर के लिए। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन ने मदीने के बाहर मुसाफिरों के लिए दस्तरखान कायम किया था, जो बाद में मशहूर हुआ दस्तरखान इमाम हसन के नाम से। हमने उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए नुमाइश औरंगी में 2010 में पहला दस्तरखान लगाया था, और वहाँ क्लियर बताया था यहाँ सदका खैरात नहीं खिलाया जाता। कोई भी मुसाफिर, कोई बेरोजगार ये ना समझना कि आज अगर मुझ पर मुसीबत आ गई तो मेरे बच्चे किसी की मैयत का सदका खा रहे हैं, किसी के बच्चों का सदका खा रहे हैं। क्लियर पैसा है। यही वजह है कि सहरी में भी डेली बताता हूं कि आज की सहरी इमरान शेख साहब कबाब जी के ऑनर वही पैसा खर्च कर रहे हैं जो अपने बच्चों पे करते हैं। तुम्हारे लिए दावत। परसों की सहरी कबाब जी, वो समद फांसिया साहब कोकोनट ग्रुप के ऑनर, उससे पहले फैजान साहब पिज्जा पॉइंट, उससे पहले असद हनीफ हवेली। डेली बताता हूँ क्लियर, और बार बार ऐलान करता हूँ सहरी में। एक वक्त में कितने लोग खाना खाते हैं? पहले शुरू के रमजानों में लोग आते थे, पहली से 10 रमजान तक 6000 से क्राउड जाता था 10-12 हजार तक। अभी पहली रमजान को क्राउड 12,000 था, तो आज का जो क्राउड जो हमने तैयारी की है तकरीबन 15 से 17 हजार लोग एक वक्त में। और ये 15 रमजान के बाद 30 से 40 हजार चला जाता है। 30 से 40 हजार। तो भाई एक समाजी खिदमत के हवाले से कि सिंध हुकूमत ने तो तय किया हुआ कि शहर के नौजवानों को नौकरी देनी नहीं है, आप एक बड़ा नाम है, तो आपके पास ऐसा प्लान कोई मौजूद है या उस पर अमल दरामद कर रहे हैं कि शहर के लोगों को तालीमी बुनियादों पे, इल्मी बुनियादों पे खुद अपने पैरों पे खड़े हों और अपने लिए खुद रोजगार के रास्ते तलाश करें, कारोबार करें, जैसे आगा खानी कम्युनिटी करती है, यहूदी कम्युनिटी करती है कि अपनी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश कर लिया उन्हें माशी तौर पर। तो आपके पास इस शहर के नौजवानों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का कोई प्लान है? देखिए प्लान नहीं, हम तो अमल कर रहे हैं। हुआ ये कि हमने इसके ऊपर वर्किंग की आया, इनको क्या कराया जाए। हम पिछले 10 सालों से रोजगार मोटरसाइकिलें फ्री में दे रहे थे, नाम पे ट्रांसफर करा के हज़ारों मोटरसाइकिलें। भाई तुम ये मोटरसाइकिल के मालिक हो, जाओ कहीं पर भी जाके राइडर लग जाओ, डिलीवरी मैन लग जाओ, कोरियर की डिलीवरी, कुछ भी करो, 30-35 हज़ार कमाओ। फिर हमें समझ में आया 30-35 हज़ार में तो कुछ होना ही नहीं है भाई।
हमने मार्केट में बैनर पोस्टर देखे कि ई कॉमर्स और दराज के कोर्सेज 1.5 लाख रुपए के हो रहे हैं। अच्छा भाई क्या होगा ये कोर्स करने से? ये कोर्स करने के बाद आप ट्रेडिंग करेंगे इंटरनेशनल इन पेजेस के ऊपर जाके, और आप स्टार्टिंग में $5-10, और जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो महीने के आराम से $200-300-400 कमा सकते हैं। अच्छा भाई 1.5 लाख रुपए का कोर्स कौन कर सकता है? जिसके पास घर में खाने को नहीं हो, 1.5 लाख कहाँ से लाएगा? सही है। क्या किया जाए तो मालूम हो भाई सब लोग टेस्ट कराते हैं इसका, भाई कहीं 15,000 लोग आते हैं टेस्ट देने, कहीं 20,000 लोग आते हैं, कहीं 30,000 लोग आते हैं। मैंने कहा भाई जब ये कोर्स ही नया है तो इसका टेस्ट कौन देगा? मैं मास्टर्स के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई अमेजोन पे ये बेचनी है, भाई ये पेन बेचना है, बोलेगा मैं क्या टेस्ट दूं, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? तो मैंने कहा फिर सही ऐलान किया जाए, एक ऐसा IT सिटी बनाया जाए जहाँ पे कम से कम 3,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, और जो फॉर्म भरेगा उसका एडमिशन दो। अच्छा भाई हमने अनाउंस कर दिया, हमने सिंध गवर्नमेंट से जगह मांगी, एक 5 स्टार चौरंगी पे खाली पड़ी हुई थी, बंद पड़ी हुई, सफाई सुथराई की, उधर पैसा खर्च किया, कुर्सियाँ, टेबलें, LCD, प्लाज्मा, 6 फ्री IT लैब बना दी। जो जिस कंपनी ने ND में जिस स्टैंडर्ड का इंक्यूबेटर सेंटर बनाया वैसा इंक्यूबेटर सेंटर सब कुछ के भाई तुम जो ट्रेडिंग करोगे, अब जो पार्टी तुमसे मीटिंग करने आएगी तुम्हारे पास ऑफिस कहाँ है? तो ये रहे सारे शीशे के रूम बने हुए, स्प्लिट लगा हुआ है, लैपटॉप लगे हुए, सिस्टम लगा हुआ है, तुम्हारा ऑफिस वाला लोग है, 2 घंटे की तुम्हारी बुकिंग है, लिखवा दो फ्री में। अच्छा अब तुम्हारी मीटिंग सुबह 9 से 10 है तो 9 से 10 कोई और नहीं आएगा, 9 से 11 तो अलग अलग रूम, लैबे बना दी फ्री में कि घर में इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लाइट नहीं है, स्प्लिट नहीं है, AC नहीं है, जनरेटर नहीं, 6 लैबे बना दी, ऐलान कर दिया फ्री IT सिटी। 3.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। अल्लाह का शुक्र है हमने टेस्ट नहीं रखा था। ये 3.25 लाख के टेस्ट करवाने, चेक करवाने में हमारा करोड़ों अरबों रुपए लग जाता। ये 3.25 लाख का डेटा सिस्टम पे चढ़वाने में हमारे लाखों रुपए लग गए। हमने कहा ठीक है भाई क्या करें, बड़ी वर्किंग की टीचर्स बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिया, पूरे हफ्ते की क्लासें रख दी, लड़कियां लड़कों से न टकराएं, अलग अलग रहे, कोई शिकायत कुछ ना हो। जो वर्किंग वुमेन है उनका हफ्ता इतवार का दिन रखें, वर्किंग मैन का दिन ये रखें। पहला बैच 10,500 बच्चे 2 महीने, दूसरा बैच 10,500, तीसरा बैच चल रहा है, नहीं तीसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। अब सोचें जहाँ 66,000 बच्चे पढ़ के निकल चुके हों और 10,000 बच्चों की फीस पता है वो कितनी बनती है? 10,000 बच्चों की फीस 1.5 लाख के हिसाब से तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 अरब रुपए बनती है। हमने 1 रुपया नहीं लिया, 4 आने नहीं लिए। अभी कुछ लोगों ने पोस्टें लगाई हैं पेज पे जाके कि अगर आप लोग हमसे सिर्फ 1,000 रुपए ले लें, नहीं लें 1.5 लाख, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस, हम चैरिटी इदारे से हमने इस पर वर्किंग करते हैं, वरना हमारे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लफ्ज नहीं होता। एक बात ये कही जा रही है, एक तरफ आप कैंपेन चला रहे हैं कि भीख बंद करो और दूसरी तरफ फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो इसमें फर्क है कुछ? हाँ ना, मैं अपने सफेद पोश लोग जो भूखे हैं उनको क्या बोलूं, जब खाना भी नहीं होगा तो वो तो जाएंगे जहर की दुकान पे। जो भी अभी जैसे सरजानी टाउन में जिसने खुदकुशी की, चले छोड़े, चैनल का नाम नहीं लेता, ये सर्विस सेंटर में साफी था, एक चैनल से निकाला गया था, खराब रक्षा मिला उसको, पेट्रोल की हड़ताल थी, मायूस होकर घर आया, बच्चे शदीद सर्दी में बगैर स्वेटर के बगैर कमीज के जमीन पर सो रहे थे, दरवाजा बंद किया, बेगम का दुपट्टा लटकाया, फांसी ले ली, क्या पर्चा छोड़ के गया? उसने पर्चे पे लिखा कि मैं सोराब गुड वाले JDC के दस्तरखान से खाना खिलाता था अपने बच्चों को, लेकिन अब क्या करूं कि मुझे वो मकान के किराए का रेंट चढ़ गया, कैश कहां से लाऊं? तो ये खाना कितनी बड़ी नेमत थी। काश खुदा हमें इस काबिल बना दे कि हमारी मुसीबत ज़्यादा को कैश भी देने, यार जा यार, देते हैं हम, मकानों के किराए देते हैं, लेकिन या अल्लाह जो केस आ रहा है यही आ रहा है। मतलब दिन की 10,000 एप्लीकेशन आती है डेली में, कोरियर कंपनियां बोरे पलटती हैं रोजाना, क्योंकि ये वो वाहिद इदारा है जो किसी भी शख्स से उसका मसलक पूछ ही नहीं रहा, उसकी जबान पूछ ही नहीं रहा। तुम्हारा शोहर मर गया, तुम बेवा हो, इनफ, ये तेरे बच्चे यतीम है, बस इससे ज्यादा नहीं जानना। बेटे तुम्हारी जबान क्या है, बहन आपका मसलक क्या है, हमें नहीं जानना। आप बेवा, आपके बच्चे यतीम, जाए इद्दत पूरी करेंगे, आपका 3 महीने इतने दिन का राशन, किराया, जाए घर बैठे अपना आप, और क्या करें। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई कौम है इसकी लंगर खानों से हालत तब्दील हुई होगी? आप नहीं, दुनिया में किसी कौम के साथ ऐसा हुआ भी नहीं। 6 करोड़ की आबादी के शहर को आप अगर 1.5 करोड़ पे लाके खड़ा कर दें और अगली मर्दमशुमारी में 75 लाख बना दें, ऐसा भी नहीं हुआ किसी के साथ। जो कुछ यहाँ हो रहा है ऐसा कहीं नहीं हुआ भाई। मुझे वो आदमी तो बताएं जो रोड पे सुकून में घूम रहा है, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, दिखाएं। सही। मुझे वो वालिदैन तो दिखाएं जो अपने बच्चों की उंगली पकड़ के पार्कों में ले जा रहे हो, आओ बेटा थोड़ा जहन फ्रेश कर लें। कोई सुकून में नहीं है, हर बंदा डिप्रेशन में है। शौहर बीवी पे नहीं चीख सकता कि नाश्ता क्यों नहीं बनाया, बीवी पलट के बोलेगी दाल की बर्नी खाली, तेल की बर्नी खाली, आटे का ड्रम खाली, मुझ पे क्या चीख रहा है। तो बात ये कि लोगों ने, बीवियों ने बहुत ताउन किया है हमारे शहर की, अपनी सब सोने की चीजें दे दी शौहरों को, जाओ बेचो, बच्चों के लिए जो कर सकते हो कर लो, ये चेन आखिरी बची ये भी ले जाओ। तो भाई ये स्कूलों का बड़ा सिस्टम खराब है। जो गरीब का अमीर तो अपने बच्चे को
पढ़ाई करवा रहा है कि झाड़ू कैसे दिलवानी है, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है झाड़ू कैसे देनी है। तो स्कूलों के हवाले से प्राइमरी स्कूल जो बेसिक एजुकेशन है उसमें ना बिल्कुल तबाह हो गई है कौन, उस पर कोई बात ये है कि हमने सरकारी स्कूल में पढ़ा है, हम समझते हैं मामलात को। अभी मैंने 2 सरकारी स्कूल चौधरी रहमत अली और इब्राहिम अली भाई लिए हैं। अच्छा, गोद लिए? करोड़ों रुपए उस पर लगा रहा हूँ। अच्छा। स्विमिंग पूल रेडी हो गया है तकरीबन 50%, जिम्नेजियम बन रहा है, रोबोटिक लैब बन रही है, साइंस लैब बन रही है, फिजिक्स लैब बन रही है। अच्छा। हर क्लास में मार्बल और टाइल्स लग रहे हैं, स्प्लिट लगेंगे क्लासों के अंदर, वही माहौल। और निसाब कौन सा होगा? निसाब में ये आपके पीछे बंडल के बंडल रखे निसाब के, बेटा तो निकालना चांद। ये सिर्फ टीमें बैठी रिसर्च कर रही है। देखें शर्ट उठाइएगा यूनिफॉर्म की, ये मुख्तलिफ सैंपल आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये कलर हमने बॉयज़ के लिए रखा है, इसी में लड़कियों का बनाया है, लड़की का स्कार्फ भी रखा हुआ है, स्कर्ट भी रखा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये सिर्फ बैठ के रिसर्च हो रही है कि आया वो कौन सा कोर्स है जो अमीर का बच्चा करता है, उसका बच्चा प्री मॉन्टेसरी में इंग्लिश बोल रहा होता है, 230 इंग्लिश की छोटी छोटी किताबें पढ़ चुका होता है। ये तो हमारा मैट्रिक का बच्चा नहीं पढ़ पाता इन स्कूलों में, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये रिसर्च हो रही है, पूरे दिन तालीमदान यहाँ बैठे होते हैं, 1 रुपया फीस नहीं लेंगे, 25 बच्चों की क्लास होगी, मैडम की तनख्वाह 6 लाख रुपए, एडमिनिस्ट्रेटर महंगे से महंगे लोग उतार रहे हैं, 2 टीचर प्री मॉन्टेसरी में होंगी, 1,20,000 तो सिर्फ तनख्वाह बनती है, 25 बच्चों में डिवाइड कर दें, बाकी सारे एक्सपेंस, एक बच्चे पे 13,000 रुपए खर्चा आएगा। लेकिन जब 10 साल बाद ये बच्चा निकलेगा पढ़ के, फॉर्म का सरमाया होगा। तो हम तो ये मुझे और बताइए कि ये इसकी वो जो आप ओ लेवल कराएंगे मैट्रिक सिस्टम का है? अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमारे पास ओ लेवल्स भी है, हमारे पास मैट्रिक का भी है, और हमारे पास आगा खान बोर्ड भी है। अभी हमारे पास जो ज्यादा जो तालीमदान हमारे साथ बैठे हैं उनका इशारा ये है कि आगा खान बोर्ड की तरफ मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो यूनिफॉर्म देना है बच्चे को जो सबसे महंगे स्कूल के बच्चे का हो, भले वही कलर हो नहीं बल्कि वो कलर चाहिए, ताकि भाई महरूमियाँ ख़त्म हो। ये कौन सा तबकाती तफरीक है? तुम्हारे बच्चे की स्कूल की फ़ीस 70,000 रुपये और हमारी फ़ीस जो है वो 250, 400, 2,000, टीचर की तनख्वाह 6,000, आधे सेशन में टीचर की शादी हो जाती है किसी बच्चे के चचा मामू से। ये चल क्या रहा है? तो वो क्या कहते हो, 2 सरकारी स्कूल आपने गोद ले लिए हैं? 2 सरकारी स्कूल गोद लिए। अच्छा, वहाँ के जो टीचर होंगे सरकारी नहीं होंगे, वो आपके पेरोल पर होंगे? हमारे पेरोल पर होंगे। और उनका अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया होगा, टीचर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होगा? मैं कहता हूँ, मैं अगर प्री मॉन्टेसरी एडमिशन नहीं होता ना, मतलब हम वाला चक्कर ही नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ प्री मॉन्टेसरी और 1 क्लास को एडमिशन देंगे। ओके, सेकंड थर्ड को नहीं, सेकंड थर्ड को अगर देंगे तो उनकी बेस कौन बनाएगा फिर? सही, ये लश्कर आगे जाएगा। ठीक है, सारी क्लासें भर दूंगा। मैंने कहा मैट्रिक वाली क्लास भी जो है ना, इन्हीं सबको एडमिशन दे दो, बिल्डिंगें बनाते चले जाएंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। अरे भाई आप खुद वो टीचर जो लेके आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? सर हम मार्केट से वो टीचर लेकर आ रहे हैं जो उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जिनके बच्चों की तनख्वाहें 70,000 रुपए होती है। ये एक कोर्स नहीं है, ये उन्हीं स्कूलों के सारे कोर्स रखे हुए लाइन से पीछे अंबार लगा हुआ है। ओके, और कब से शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट? मेरे ख्याल में ये शायद 2 महीने के अंदर रेडी हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा काम है शहर के लिए। नहीं, ऐसे मैं स्कूल भर दूंगा। अच्छा, मैं ऐसे स्कूल भर दूंगा, मेरा वाला चक्कर नहीं है कि मैं स्कूल बनाऊंगा तो किसी गोठ में और गांव में ही बनाऊंगा या किसी, हर जगह खोलेंगे भाई। गोठ में भी खोलेंगे तो शहर में भी खोलेंगे, नाज़िमाबाद में भी खोलेंगे तो हम किसी बस्ती में गोठ देहात में भी खोलेंगे, हर जगह खोलेंगे भाई। शहर के लोग तबाह हो गए। आप सोचो 60,000 वाला अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़वा सकता है? मैं आपसे भी बोलूँ आए फला हाउस चलते हैं, एडमिशन दिलाते हैं आपके बच्चों का, आप मुझसे यूं हाथ छोड़ेंगे? भाग भाई, 1 लाख वाला भी नहीं पड़ा। 6 लाख रुपए एडमिशन फीस, फिर हर दिन टीचर लिख के देगी आज इस कंपनी के नगेट्स लेके आना, परसों इस कलर का यूनिफॉर्म पहनना है, हफ्ते के 6 दिन के 6 अलग यूनिफॉर्म होने चाहिए, 6 अलग जूते होने चाहिए। हम तो अपने बच्चे को ईद पे जूता दिलाते हैं और नए साल पे एक जूता दिलाते हैं। ये सब क्या मामला दिखा रहे हो हमें? तो भाई ये दोहरा। तो आपका जो प्लान है कि आप शहर के सारे सरकारी स्कूलों को गोद ले लेंगे एक वक्त आगे? मैं अगर मुझे पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया तो मैं इस निज़ाम को इतना बेहतर कर दूंगा कि 10 साल बाद जो हमारा बच्चा निकल रहा हो वो किसी मिनिस्टर के बच्चे जितने उसका लेवल हो। लेवल सेम होना चाहिए, तबकाती तफरीक नहीं। हमने दुनिया के सियासतदानों को देखा कि भाई उनका बच्चा भी वहीं पढ़ता है जहां एक आम शहरी का पढ़ता है, क्योंकि सियासतदान का बच्चा है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ऐसा है। एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा? भाई एडमिशन का क्राइटेरिया ये होगा कि बच्चे के 2 हाथ पांव सलामत हो, आ जाओ भाई। आप इतना म्याल लेके आ रहे हैं वहाँ, तो फिर एक सिफारिश ये फला कुछ बच्चे नहीं, हम किसी प्रेशर, आप देखें अगर जेडीसी का नाम लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा हम किसी प्रेशर में नहीं आते, हम किसी दबाव में नहीं आते। नहीं होता है ना कि कम तनख्वाह वाले को देंगे, ज्यादातर जो भी देखें लाजिम बात है, कोई ज्यादा तनख्वाह वाले को उसको अगर दे देंगे तो जाती नहीं होगी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। और तो क्राइटेरिया भी तय नहीं किया आपने? नहीं, क्राइटेरिया सब तय है भाई। भाई आप कोई भी आदमी अपने बच्चे को अगर अच्छे पैसों वाले फ्री स्कूल में क्यों डालेगा? सही है। और सीधी बात है, अगर आपके पास करोला गाड़ी में आपके बच्चे को एडमिशन ही नहीं दूंगा, आपके पास मेहरान गाड़ी में दोनों हाथ से आपके पास सलाम करूंगा, आपके बच्चे को एडमिशन दूंगा, आ जाओ।
जफर भाई, आपका जो एनजीओ है इसका सालाना बजट कितना है, एक बात। दूसरी बात, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर कितना खर्चा आता है? देखिए, खुदा का बड़ा फजल है कि जो अगर आप किसी इदारे में जाते हैं और पूछते हैं जी आपके स्टाफ की तनख्वाहें क्या चली जाती हैं, इस तरह इससे आपके ट्रस्टीज़ की कितनी तनख्वाह, तो हमारे ट्रस्टीज़ की, हमारा कोई एक ट्रस्टी भी तनख्वाह नहीं लेता। मेरा अपना काम है, जब जेडीसी नहीं तो उससे 5 साल पहले भी मेरा पाकुला फ्लेवर मिल्क की डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है ना। मेरा अपना पीजेपी ट्रेवल से नाम से काम है, हमारे तमाम लोग सेट लोग हैं। सही। अच्छा, अब अगर मैं डायलिसिस सेंटर खोल रहा हूँ तो वहाँ तो डॉक्टर अपॉइंट करूँगा नहीं, सही, तो उसकी तनख्वाह जाती है। हम चूँकि बड़ी बड़ी आफतों और मुसीबतों पे काम करते हैं और बड़ा खुल के करते हैं। आपने अपनी सहाफ़त की पूरी लाइफ में कभी ऐसा देखा, या अभी चले कोविड जब आया तो आपने कोई ऐसा इदारा देखा जो रोज़ाना 35,000 बोरे राशन दे रहा हो लोगों को और ये आवाज़ लगा रहा हो कि सिर्फ मस्जिद, मदरसे, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च का लेटर हेड लाओ, जितना राशन लिखा होगा हर सिटीजन ले जाना। हुनैत लाखानी की जगह पे फ्री अस्पताल खोल दिया। क्यों? 14 दिन के 22 लाख रुपए मांग रहे थे, अस्पताल वालों में एका हुआ था। गवर्नमेंट अलग उनको ग्रांट दे रही थी 5-5 करोड़ रुपए। मैंने क्या बोला? फ्री आईसीयू, फ्री वेंटिलेटर, फ्री एसडीयू, फ्री बायोपाइप, फ्री सीपाइप, ऑक्सीजन प्लांट खरीदा करोड़ों रुपए का और करोड़ों रुपए का नेगेटिव प्रेशर प्लांट लगाया, वरना लाइसेंस नहीं मिल रहा था भाई कि जो मरीज सांस लेगा वहीं बर्न होगी। अच्छा भाई लगाओ, 2.5-3 करोड़ के प्लांट लेके फ्री अस्पताल खोल दिया, 2.25 साल 1 रुपया नहीं लिया किसी ने। अभी अस्पताल चल रहा है। वो हुनैत लखानी साहब का इंतकाल हो गया, फिर वो कोविड भी गुजर गया, तो मेरे ख्याल में 2.25 साल बाद फिर वो बंद हो गया। वैसे एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा कितना है आपका अंदाजा? जो ये स्टाफ की सैलरीज है, मेरे ख्याल में ये होंगी, फ्यूल हो गया, ये हो गया, बिजली हो गई, तमाम चीजें अगर लगाई तो मेरे ख्याल में होगा ये खर्चा 50 लाख से ऊपर ही होगा। और अगर वैसे देखा जाए जनरल, तो ये शायद हमारे जो एक्सपेंसेस में 1% पे भी नहीं होगा। जैसे आप दूसरे इदारों में अगर बात करें, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और महीने में आप समाजी खिदमत पे कितना खर्च करते हो? मेरे ख्याल में खर्च होता होगा, जैसे अगर मैं भी जो लास्ट सैलाब गुजरा इसकी बात करूँ तो 50-60 करोड़ या ज़्यादा ही खर्च होगा। क्योंकि देखें, हमें बहुत सारी चीज़ों में खर्चा ऐसे से हो रहा होता है कि मैं लोगों से अपील ये करता हूँ कि यार आप आटा दे दें, आपको डेली 10 ट्रक देने ना, आप मिल को पैसा दें, उससे बोले हमें आटा भेज दें। क्यों? इससे डोनर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डोनर कहता है वाह यार, ये तो हमसे पैसे नहीं ले रहा। अच्छा, आपको दाल देनी है 10 लाख किलो, ये नथू सेठ है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेठ है, हैदराबाद में बैठा, आप डायरेक्ट से, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा? फिर मैं वीडियोस में बता रहा होता हूँ, ये जितने ट्रक आ रहे हैं इन साहब ने दिए, इनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे भाई। फिर जो लोग हमें दे रहे होते हैं, हम उसकी जो परचेजिंग कर रहे हैं हम उसमें भी खुल के बता रहे होते हैं, भाई हमने तो एवरेज 35,000 बोरे का पर डे रखा हुआ है कोविड में। अभी जब सैलाब आया, जैसे हमने अगर बात की जाए, हमने एयरफोर्स को 50,000 बोरे दिए, भाई आप इसको पहुंचाएं, हम आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। हमने नेवी को 25,000 बोरे दिए, हमने रेंजर्स को 50,000 बोरे दिए, हमने सबको दिया, हमने मना किसी को नहीं किया, हमने सबके साथ मिलकर, हमने पुलिस के साथ मिलकर 50,000 मरीजों का दादू में कैंप लगाया। ना सिर्फ दवाइयां दी करोड़ों रुपए की, बल्कि यहाँ से लैब की मशीनें, डॉक्टर्स, उनकी रिहाइश, उनकी सैलरीज, उनका खाना पीना, वो भी लाखों रुपए पे किया। तो जब हम ग्राउंड में उतरते हैं, हमारा वाला निसाब ही नहीं है कि आपने 1 करोड़ दिया तो हम बोलें जी इसमें से 88% तो जी स्टाफ की सैलरी हो गई, तो चैरिटी पे क्या खर्च होगा? सिर्फ 11 लाख रुपए नहीं। हमारा बड़ा खुला डुल्ला निजाम है भाई। हमारी कोशिश है जो पैसा जिस काम के लिए आ रहा है सीधा सीधा उसी पे लगे। एक सवाल इखलाकी तौर पे तो मुनासिब नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा था जरूर पूछिएगा कि ज़कात के हवाले से कहते हैं आप खुद ज़कात को मुनासिब नहीं समझते। कौन कह रहा है? अमूमी तासुर हो सकता है ऐसी बात ना, मैं इसलिए पहले आपसे मदद मैं तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुसलमानों में जो मेरी तहकीक है, मुसलमानों के जितने फ़िरक़े हैं सबके यहाँ ज़कात फ़र्ज़, और अगर किसी कोई और जिनके यहाँ फ़र्ज़ नहीं वाजिब बोला जाता तो उनके यहाँ वाजिब है। सही है। अभी ये सवाल बनता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई माफिया एक झूठा नैरेटिव लेके चल रही है और उसको एक पढ़ा लिखा आदमी सवाल की सूरत में करे तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। देखें, वो कौन सा मुसलमानों में फ़िरक़ा हो सकता है जिसके यहाँ ज़कात ना हो? हाँ, अगर कोई फ़िरक़ा ये बोल रहा है कि जी हम ज़कात खुद गरीब के घर तक पहुंचाएंगे, हमें नहीं भरोसा भाई कि आप काट के अपने किसी मिनिस्टर को दे दो, वजीर को दे दो, वो खा जाए, वो हम खुद पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हमें हुक्म है कि अपने खानदान, बरादरी, मोहल्ला, शहर, तो हम उस पर अमल कर रहे हैं। तो इसके लिए अब आप एक स्टोरी बनाकर, और ये बातें सबको पता है, तमाम उलमा को पता है, तमाम मसालिक के पता है कि ऐसा कैसे मुमकिन, वो मुसलमान कैसे होगा पहले तो ये बताएं। सही। जो नमाज का मुनकिर हो, जो ज़कात का मुनकिर हो, जो रोजे का मुनकिर हो, जो हज का मुनकिर हो, वो मुसलमान कैसे होगा? पहले तो ये सवाल होना चाहिए। बिल्कुल सही। और आप जिससे सवाल कर रहे हैं वो तो उसके नाम, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आपको पता है क्या है? जफर अब्बास। उससे पहले क्या लिखता है? जफर से पहले सैयद जफर अब्बास। सैयद। तो आप तो मुझसे पूछ रहे हैं मैं सादात हूँ, मुमकिन कैसे? मैंने आपसे बेसिकली मैं किसी भी, ये कौन लोग आपके खिलाफ? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद परेशान हूँ। बहुत ज्यादा होता है।
डिंग ये करते हैं हर साल रमजान में, ये कैंपेन शुरू होती है प्री प्लान, मुझे पता है कौन है क्या, लेकिन बताना नहीं चाहता, कर ले भाई। अच्छा, एक दफा पे एक पाकिस्तान में जो आदमी एक अमूमी तासुर, ये भी हो सकता है गलत हो कि उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। कहते हैं आपको खड़ा करने में शहर में एक लीडरशिप का फुकदान हुआ था, एक अल्टरनेट लीडरशिप के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की गई, आपके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। आपको क्या लगता है, आप एक सहाफ़ी हैं, अगर मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी होता, तो जो मैंने अरबों रुपए का भी सैलाब में काम किया, हर चैनल पे तो वीडियो चलनी चाहिए थी ना। किसी चैनल पे नजर से गुजरी आपके? हैं फैसल भी बताएं ना। सही है, बिल्कुल। मेरी तो कवरेज ही चैनल नहीं करता, मुझे नहीं मालूम कौन से माइंडसेट के लोग बैठे हैं, क्यों नहीं दिखाते मेरी चीज। अरबों रुपए का राशन, नश्तर पार्क राशन यहां से लेकर वहां तक भरा हुआ हो, तब भी नहीं दिखाया। पीएफ परेड ग्राउंड जहां लड़ाका तैयारे दौड़ते हैं, वो पूरा रनवे यहां से लेकर और वो विंटरलैंड की घासों तक भरा हो राशन से, नहीं दिखाया। कारसाज नेवी वाला रोड राशन के इतने बोरे हों कि लोगों की आंखें थक जाएं देख के, नहीं दिखाया। पीआईबी क्रिकेट स्टेडियम, सीढ़ियां जहां लोग बैठ के क्रिकेट देखते हैं, वो भी भर जाए राशन से, और गवर्नर नया नया आया हो कामरान टिसोरी और पहली दफा कहीं आ रहा हो, जिसपे शदीद तनकीद चल रही हो उस वक्त, पहली बार अवाम में आ रहा हो, वो तो दिखा देते, लेकिन हमारी नफरत में वो भी नहीं दिखाई। वजह क्या है देखा? मुझे नहीं मालूम। फिर भी आपके नहीं, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे होती है, कोई पावर होती, तो इतने बड़े काम जो पाकिस्तान की तारीख, क्या दुनिया की तारीख में नहीं हुए, कि हजारों लेबर लगी और लाखों राशन के बोरे हर चौरंगी में तैयार हो रहे, वो भी दबाया जाता। हमें तो कैसे कैसे नहीं दबाया जाता। अब एक और कहा जाता है, आसानी से आपको सरकारी जगहें कैसे मिल जाती है? हमें आसानी से नहीं मिलती भाई। अच्छा, सालों 2-2 3-3 साल तक एक जगह के लिए लेटर वर्किंग साबित करना। अच्छा, फिर बात यह है कि जब उन्होंने देखा कि भाई हमने इनको लियाकताबाद में एक बंद डिस्पेंसरी के 3 कमरे दिए और इन्होंने लियाकताबाद फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया, वहां लियाकताबाद के वो मरीज जो किसी भी फ्री डायलिसिस सेंटर में 8-8 घंटे लाइन में लगते थे, 2 घंटे का डायलिसिस कराते थे, वो आ रहे हैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी फिरजीनियस की मशीन पे 4 घंटा लेट रहे हैं, फ्री डायलिसिस हफ्ते में 3 बार, और जब तक कब्र में नहीं जाएंगे कराते रहेंगे, एक पैसा नहीं देना। आरओ मशीन भी जो लगी हुई है इंपोर्टेड, यानी जो पानी आपके जिस्म के सारे जरासीम लेके नाली में फेंकेगा, वो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट। सही। तो फिर जब दोबारा मांगेंगे तो कैसे कोई नहीं देगा भाई। और जो सेंटर खुला, लियारी में खुला तो लियारी डायलिसिस सेंटर, समनाबाद में खुला तो समनाबाद फ्री डायलिसिस सेंटर, अगर जफर अब्बास फ्री डायलिसिस सेंटर होता शायद कोई सोचता भी। सही। अगर गुलशन में खुला तो जिन साहब ने अपना घर डोनेट किया उनकी बेगम के नाम से खोल दिया फिरोजाबाद में फ्री डायलिसिस सेंटर। मलीर में जो खुल रहा है जिन साहब ने दिया उनके नाम से खोल दिया मलीर फ्री डायलिसिस सेंटर। तो हमारी लाइन ही अलग है। आप क्या समझ रहे हैं, हम तो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल सकते, हमारी एक मजबूरी है भी है। एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी, उस पर लोगों की काफ़ी शिकायत है। एम्बुलेंस सर्विस, मैंने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, हम अभी भी एम्बुलेंस सर्विस पे सिर्फ एक वर्किंग करना चाह रहे हैं। हमने मुख्तलिफ पेट्रोल कंपनियों को लेटर दिया हुआ है कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है। एम्बुलेंस भी हम फ्री करना चाहते हैं। हम तंग आ गए हैं ड्राइवरों से, इनकी हरकतों से। हमारे पास जो रसीद आती है उसमें तो FR लिखा होता है, यानी कि फ्री वाली कॉल है, गरीब था, लेकिन कहीं ना कहीं मालूम हो जाता है कि उससे इन्होंने 200, 300, 400, 500, 600 रुपये लिए होंगे। हमने अपने ड्राइवरों को बोला वो जो नहीं दे सकता पैसे नहीं मांगते, लेकिन उसमें मैं जब तक वायरलेस नहीं मिलेगा, मैंने 6 दफ़ा एप्लीकेशन डाल चुका हूँ, तब जब वायरलेस मिल जाएगा एम्बुलेंस में, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करेगा वो कि जी मैं जिना अस्पताल से मरीज लेके गुलशन इकबाल जा रहा हूँ, इसका फ़ोन नंबर ये है, रसीद नंबर ये है, कंफर्म हो गया, हम फ़ोन पे कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी एम्बुलेंस सर्विस वायरलेस है, हाँ, तो आपको ना देने की वजह मुझे नहीं पता, आप दोबारा अप्लाई कर दिया। अच्छा, आपके साथ जो ज्यादतियां होती है उसका आपको पता क्यों नहीं होता, ये कौन कर रहा है, क्यों? मुझे सब कुछ पता है। अच्छा। हर चीज़ का पता है, कौन लोग हैं, क्या सिस्टम है, सब कुछ पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं बोलते, उसमें आपका ही अपना ही बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए मैं अपने फायदे के तहत नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारी। सैलाब के आपने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं, आपने बहुत काम किया, लेकिन तनकीद बहुत हुई, आपका सामान जो है वो सैलाब बारिश में भीग गया, उसको सही प्रॉपर नहीं कैसे भीग सकता है? अगर भीग गया होता ये मुझे मार देते जान से। सिंध गवर्नमेंट ने भी बोला कि आपको, वज़ीर आला का खुद बयान आया कि आप जितनी बयान कर रहे हैं ये सूरत-हाल इतनी नहीं है, ट्रक जा रहे हैं, इतने ट्रक गए नहीं आपके। कहाँ नहीं गए? हमने तो जो कुछ भी दिया उसकी वीडियो भी बना के डाली, और हमने जो कुछ भेजा वो इदारों के साथ। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि हमने 50,000 बोरे राशन पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया। मैंने किसी आम इदारे का नाम नहीं लिया आपसे, पाकिस्तान एयरफोर्स। क्यों? हमारे पास काम का लोड ज्यादा था, हमने देखा इनकी सर्विस बेहतरीन चल रही है, हमने कहा सर ये लें, आप इसको पहुंचा दें, बना के हम दे रहे हैं आपको। हमने नेवी को 25,000 बैग उनके साथ मिलकर पहुंचवाए। हमने सिंध रेंजर्स के साथ मिलकर 50,000 बोरे
भिजवाए। हमने 89,000 मच्छरदानियां पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर भिजवाई। मैं किसी बगैर इदारे के तो किसी का नाम नहीं ले रहा। और जितने मकानों की सोसाइटियां भी बनाई, वीडियोस, तस्वीरें सब लोड कर दी। फिर जो खुद भी ट्रक भेजे नश्तर पार्क से भर भर के, SSU की मोबाइलें साथ चली हैं, 25 मोबाइलें, यहां से चमन और यहां से सादकाबाद। मेडिकल कैंप भी जो लगाए जिसमें 50,000 मरीजों का इलाज हुआ, मैंने नाम लिया आपसे कि DIG मकसूद मेमन की निगरानी में हुआ। सारे डॉक्टरों को यहां से बसों में लेकर गए, वो लोग एक्सपेंस हमने बर्दाश्त किए। उन्होंने बहुत मेहनत की है, कश्तियां तक हमने फराम की हैं। मैंने आपसे कोई कच्ची बात की नहीं। हुकूमत की तरफ से मज़ाहमत तो नहीं मिली कहीं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये देखा कि हमने जो कोविड में काम लेते हैं अपने मुखालफिन के हवाले से। आप देखें ना, देखें मैंने कोविड में जितना काम किया, कम से मैं अवार्ड नहीं मांगता ना मेरा धर्म, एक थैंक्स का लेटर तो देना चाहिए था। छोटा ऑपरेशन था वो कोविड में, कैसा राशन दे रही थी JDC? आयशा मंजिल से यहाँ तक गाड़ियां होती थी, डेली नहीं होती थी, लेने आती थी। हमें तो किसी ने थैंक्स भी नहीं बोला। सैलाब में हल्का काम किया। अगर मैं झूठा हूं तो सैलाब ज़्यादा इलाकों में जाइए और पूछें किसने काम किया है, सही एक ही नाम लेंगे, सुन लिए। भाई एक इल्जाम और हो सकता है ये भी गलत, सही में तो जो है आपके सामने मुकामी और गैर मुकामी का बड़ा आप पे इल्जाम है कि आपके जो दस्तरखान है उसमें ज़्यादातर आप गैर मुकामियों को आप खाना क्या होता है? गैर मुकामी होता है कि मैं पूछ रहा हूँ, तो सवाल आप कर रहे हैं, आप बताएंगे। आप पहले सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। मैं भी अगले सवाल कैसे मुकामी और गैर मुकामी कहते कैसे, मेरे आज तक मुझे भी नहीं पता किसे कहते हैं। मैंने तो ये सुना, मेरा दीन ये कहता है भूखे को खाना खिला दो। अगर मेरा दीन ये कहता कि भूखे का शिनाख्ती कार्ड देख के उसकी जमीन देख लेना कि अरब है, अजम है, कौन है कौन नहीं है, उसके बाद फैसला करना, तो मैं बात मान लेता। मेरे दीन ने बोला भूखे को खाना खिला दो। नहीं, उसमें जो ये कह रहे हैं उनके पास दलील ये है कि मैंने उनके लिए अभी बोला, सफेद पोश आदमी तक आपकी सफेद पोश कयामत आ सकती है, रोड पर नहीं बैठ के खाएगा। अच्छा, तो आपकी रसाई कैसे? इसीलिए हमने अपने हर दस्तरखान पे पार्सल रखा है। अच्छा, हेलमेट पहन के बंदा उतरता है, अच्छा, बोलता है भाई 10 रोटी और 10 लोगों का सालन दे दो, गली में किसी को देना है, हमें पता है अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं, हमारा बंदा फौरन से देता है। ये देखें, हमारा दस्तरखान ऑफिस की छुट्टी के टाइम पे नहीं खुलता JDC का, याद रखिएगा। हमारा दस्तरखान दिन 12 से रात 9 तक चल रहा है। हमें किसी सेठ को खुश नहीं करना, ना मैं अमीरों के इलाके में लगाता हूँ दस्तरखान। जहां देखेंगे अस्पतालों कराची में कितने दस्तरखान लगेगा? तकरीबन 27-28 दस्तरखान कराची में। एक दिन में कितने लोग खाना खाते हैं आपके? मेरे ख्याल में 40-45 हज़ार लोग कराची में। उसके अलावा अगर मिट्टी की बात करूँ, थरर से अस्पताल, मिट्टी अस्पताल जो है वो, उसके बाद फिरोजपुर रोड रेस्टोरेंट JDC का लाहौर में वो, पिशावर का JDC का दस्तरखान वो, पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद वो, सिद्दीक चौक कितने मुकाम पे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर कोटली DHQ अस्पताल तक, टोटल हमारे मेरे ख्याल में 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा दस्तरखान है। और खुदा का फजल है, हर जगह वो खाना खिलाया जा रहा है जो सदका खैरात नहीं है। कोई भी मुसाफिर खाए और जितना लेकर जाने लेकर जाए, कुर्सी टेबल लगी है, वेटर सर्व कर रहे हैं, अच्छा खाना होता है, साफ। 2 आखिरी सवाल। एक तो ये कि जो आप लोग आपकी इमदाद करते हैं, जो चाहे किसी भी शक्ल में, ज़कात में, खैरात में, कहते हैं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इमदाद कराची के लोगों में जज्बा पाया जाता है। तो इस हवाले से कराची के लोग वाकई आपकी मदद करते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात कि और पाकिस्तान के लोग भी आपको आपकी इमदाद में, खैरात में, ज़कात में, सदक़े में पैसे देते हैं? सारी मदद सिर्फ कराची पे चल रही है आपकी? मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जितने भी फलाई इदारे चल रहे हैं, मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, जितने बड़े फलाई इदारे चल रहे हैं, शायद मेरा तजुर्बा ये है कि 95% जो सपोर्ट करता है वो कराची करता है। आपके साथ भी थोड़ी जाती नहीं कराची के पैसे लेके कहीं और किसी और शहर में? कराची वालों को दिल बड़ा है, कोई चीज तो बड़ा, लेकिन यहाँ की जरूरत पूरी नहीं हुई ना। ये तो एक शरई मामला भी है, पहले अपने घर कोई चीज खुफिया नहीं हो रही होती, हर चीज क्लियर है कि भाई वो खाना जो है वो आज़ाद कश्मीर तक चल रहा है। सही है। आप इस प्रोजेक्ट में डोनेशन देना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ मैं देना चाहता हूँ। भाई ये डायलिसिस सेंटर कराची से लेकर यहाँ तक फ्री JDC खोल रही है। आपने बोला जी मेरा पैसा जो है, ये जो मैंने अपनी अम्मी के नाम से मशीन दी थी, इसी के ऊपर जो मरीज लेटेगा उस पर खर्च होगा, तो फिर वो उसी पे खर्च होगा। सही है। डोनर को इख्तियार है, जो डोनर बोलेगा वो। ये बात तो सही है, लेकिन 90% पैसे कराची से लेके 40% डोनर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अच्छा, डोनर को इख्तियार है, रसीद पे ऑन अकाउंट ऑफ लिखा होता है, किस मद में दे रहे हो, कहाँ खर्च करवाना चाहते हो। तो आखिरी सवाल के आपकी जो खिदमात है वो कौन कौन से शोबे में और मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट क्या हैं? पैदा होने से लेकर मरने तक तमाम शोबों में काम कर रहे हैं। अभी मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट ये हैं कि हमारे शहर के लोगों के लिए लैब खून के टेस्ट कराना बहुत मुश्किल हो। सही। एक मिडिल क्लास आदमी चाहते हुए डॉक्टर के बहुत ज़्यादा प्रेशर पर भी अपनी बहन, बेटी, माँ, किसी का भी खून का टेस्ट, लैब का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। सही। क्यों डर जाते हैं? शुगर के सारे टेस्ट कराने जाओ 30,000। अच्छा भाई कैंसर का टेस्ट है 2 लाख, 1.5 लाख, 85,000, 3.5 लाख। अब ये सब चीज़ें एक आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है?
हमने दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन है TLA प्लांट, जिसमें रिपोर्ट आपके खून के सैंपल की जो ट्यूब आपने अंदर डाली उसको उठाएगा, अगले रिपोर्ट को देगा, अगला रिपोर्ट आएगा, उसकी तस्वीर खींचेगा। ये सब आप शीशे में देख रहे हैं। तस्वीर खींचने के बाद रिपोर्ट उस ट्यूब को उठाएगा, मैग्नेटिक प्लेट पर रख देगा, जिसको ले जाएगी, जो आपका टेस्ट करके लाके 2 मिनट बाद वहां रखेगी। जिस जगह पे आपकी ट्यूब रखी थी वापस वहीं रख देगी, और जो बार कोड था उस बार कोड में आपने जितने भी टेस्ट लिखे थे वो सब आपके मोबाइल पे यहाँ आ जाएगा, मरीज के घर में उसके मोबाइल पे आ जाएगा। जर्मनी में कंपनी जो वहाँ उसके पास पहुंच जाएगी। एक सेकंड, उसमें इंसान ब्लड नहीं लेगा? ब्लड तो देगा ना इंसान। नहीं, ब्लड इंसान तो लेने वाला इंसान नहीं होगा। उसके बाद जो बारकोड आपने लगाया ना, अब जैसे होता है कि आप उसमें ये केमिकल सिस्टम आया डालने में? हैं। जो कंपनी है उसने बोला पूरे पाकिस्तान में मशीन किसी के पास नहीं है। एक बहुत बड़ी लैब की हेड आई थी, उन्होंने आके ये बात बोली मशीनें देखने के बाद। मेरे पेज पे वीडियो डली हुई है, दोनों वीडियो हैं, लैब के मालिक की भी डली हुई है, कंपनी हेड की। उसने बोला ये प्लांट, उसने चैलेंज करके बोला ऐसा पाकिस्तान में कहीं नहीं। अच्छा। जब एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी लैब की एक प्रोजेक्ट हेड आई, उन्होंने आके वीडियो में बोला कि मैंने देखी ही नहीं है मशीन कभी आज तक, ये क्या है। ये फ्री में करेंगे? फ्री। उसका नाम नुमाइश औरंगी पे बड़ी महंगी जगह खरीदी है, उसका नाम रखा है JDC फ्री लैब। उसके बराबर में जगह खरीदी है, उसका नाम रखा है JDC फ्री ब्लड बैंक। उसके बराबर में जगह है JDC फ्री थैलेसीमिया सेंटर। लेकिन आप समझते हैं कि हर चीज अगर आप फ्री में कर देंगे तो ये प्रैक्टिकली कौन दे सकता है लैब के पैसे? उसका नाम तो बताएं, नाम बताएं। नहीं, आप कम से कम देखिए पाकिस्तान में कोई तो स्टेप लेगा। पाकिस्तान में अगर कोई आपने फ्री लैब देखी है तो उसका नाम बताएं। नहीं, मेंटेनेंस के खर्चे तो कम से कम तो डोनर देंगे ना। अगर देखिए ना, बात ये कि अगर तो ऐसा होता कि जी आप मुझसे बोलते जफर अब्बास देखो अब फला जगह लैब है जिसने ऐलान किया हुआ है, आओ मरीजों सब किसी भी प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट इलाज करो, टेस्ट हमसे फ्री में करा लो, जाओ जिंदा रहो, तो मैं नहीं खोलता, है ही नहीं कहीं। ये बहुत महंगा काम है। और जो अभी मोर्चरी हम बनाने जा रहे हैं, बल्कि बन चुकी है, अगर आपको टाइम होगा मैं आपको विजिट करा दूंगा, 200 मैयतों की तकरीबन रेडी है। देखिए यहाँ जहाज गिर रहा है, यहाँ 1600 लोग अपनी मौत मरते हैं डेली। कहाँ है मुर्दा खाना? ईदी के मुर्दा खाने में 350 मैयतों की कैपेसिटी है, एनी टाइम फुल है। ईदी की खिदमत का कोई सानी ही नहीं है। लेकिन 1600 लोगों के हिसाब से मजीद एक ऐसी मोर्चरी चाहिए थी जहाँ सिंगल लाशें रखी जा सकती हो बॉक्स में। तो मैंने एक ऐसी मोर्चरी, जब जहाज गिरा था ऐलान किया था कि मोर्चरी बनाऊंगा, 78 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, शुरू कर दिया है। मैयत आके रखी जाएगी फ्री, कोल्ड स्टोरेज में रखने का पैसा 0, मैयत का गुस्ल होगा फ्री, कोई पैसा नहीं, मैयत कफन होगा फ्री, मैयत निकली कब्रिस्तान के लिए बस रखनी है, कौन 15,000 दे सकता है कब्रिस्तान के? हीनो कंपनी से एक बस करोड़ों रुपए की खरीदी है, नई 2023 का मॉडल, नाम क्या रखा है? फ्री मैयत बस। खड़ी है बसें, मैयत बस के अंदर आप बैठेंगे, सीटें देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो कोचों में नहीं होती जो यहाँ से इस्लामाबाद जाती है, वो तो सीटें। अच्छा भाई, मैयत बस फ्री। कब्रिस्तान के 50,000 कौन देगा? ये सामने नक्शा लगा हुआ, 11 सड़कों के साथ 166 ब्लॉक का कब्रिस्तान बन रहा है, फ्री खबर। अच्छा, अब आपने बोला मैयत तो हमें लेके जानी है मुल्तान, कोफिन बॉक्स कहाँ से खरीदेंगे? 11,000 का कोफिन बॉक्स फ्री बना दिया है, अभी विजिट करा देता हूँ। तो आप सारी एनजीओ को धंधा बंद कर देंगे? मेरा काम धंधा वंधा नहीं, मैं अपने लोगों की महरूमियाँ देखता हूँ ना। जब कोई आके बाप बोलता है मैंने अपने बच्चे की मैयत 3 दिन से रखी हुई है, दफनाने के खबर के पैसे नहीं, 55,000 रुपये। कितनी बड़ी क़यामत है, किसी का जवान बेटा मर जाए 9 साल 10 साल 12 साल का, और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाह रहा। तो भाई ये जो ईदी साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद वो सिस्टम बिल्कुल तबाही की, नहीं, ईदी साहब का नहीं अच्छा चल रहा उनका काम। लेकिन आपका अल्टरनेट कौन? मतलब आप पूरा सिस्टम आपकी शख्सियत के ऊपर खड़ा हुआ है। देखिए मेरी फैमिली ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोग रहते हैं मर जाते हैं, हाँ, इदारे क़यामत तक रहते हैं। सही। तो ये ट्रस्ट है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सुधार में, मेरा जब भी आप तारुफ सुनेंगे जनरल सेक्रेटरी, कोई कहता है बानी, कोई कहता है कुछ, तो जनरल सेक्रेटरी में जब तक हूँ जिंदा मैं हूँ, या जब तक इस इदारे ने मुझे चाहा जनरल सेक्रेटरी रखा, नहीं तो इलेक्शन होते हैं उसमें कोई और आ जाएगा। और देखिए एक बात याद रखिएगा, मुझे कल को कोई भी मार दे, जो भी प्रोजेक्ट है रोडों पे सही। डायलिसिस, मैं मर गया हूँ, मेरी लाश रखी है, गुस्ल हो रहा है, लेकिन जिस बूढ़ी औरत का डायलिसिस उनको हो रहा है, तनख्वाह पे डॉक्टर है, वो उस औरत का डायलिसिस कर रहा है। मेरी लाश यहाँ रखी है, मेरे बराबर वाले बॉक्स में जितनी मैयत है वो सब भी फ्री में है, कोई मैयत रुकेगी नहीं। जो शख्सियत परस्ती पे नहीं चल रही कहाँ? मैंने तो अपना नाम 2018 के बाद लोगों को बताया, मुझे तो लोग JDC के नाम से जानते थे, मैंने बताया नहीं। जब बहुत ज्यादा ज्यादती शुरू हुई हमारे खिलाफ, खतरनाक नफरत अंगेज कैंपेनें शुरू, कौन चला? मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कौन लोग होते हैं, किसके इतने मजबूत मीडिया सेल हैं, किसके पास इतने अच्छे एडिटर हैं जिनको कोई रियासत का इदारा पकड़ भी नहीं सकता। ऐसी कैंपेनें कि कलेजा फट जाए इंसान का देख के, और उसमें बोलते हैं इसको मार दो। क्यों मार दो? कातिलाना हमले भी होते रहते हैं, अभी पीछा हुआ मैंने वीडियो डाली, लेकिन क्या करें? ये फकीर भी आपको मारना चाह रहे हैं, माफिया भी मारना चाह रही है, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो भाई काम किए जा रहा हूँ। देखिए अगर तो मैं इनके खौफ से घर में बैठ गया होता तो कोई बात नहीं, हम तो नहीं बैठ रहे। ये आप कह रहे हैं मैं सियासत में इस खौफ से वजह से नहीं आ रहा? नहीं वो नहीं है। अगर कल वो मैंने आपको, मैं किसी खौफ की बात नहीं की, मेरी लाइन अलग है। आखिरी सवाल ये कि कराची के नौजवानों को आपको पैगाम के एक समाजी इंकलाब के लिए हर इंसान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? कराची के नौजवानों को सिर्फ सिंगल मैसेज है, शर्माना नहीं,
सही। छोटा सा कारोबार, भले आईटी का करो, परचून की दुकान खोलो, होलसेल मार्केट में बैठ जाओ, कारोबार जरूर करना। 2 साल 3 साल के अंदर लाख 1.5 लाख कमाने लग जाओगे मेरे भाई। नौकरी करोगे परेशान रहोगे। मेरा ये मशवरा है, मैं तजुर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। कुछ भी करो, छोटे से छोटा कारोबार, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ। आप सोचें, अभी मेरे पास एक यूट्यूबर है, बच्चा ही होगा मेरे ख्याल में, 18-20 साल उम्र होगी, उसकी टीम आई मेरे पास, कह रही जफर साहब आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, फला इदारों में यूं कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े इदारे पर। उन्होंने नहीं, हम आपके लिए, हमारे जो फला साहब हैं वो आपके लिए एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, 1 मिनट की होगी और 1.5 मिनट की, उसमें आपकी सारी खिदमत। मैंने कहा अच्छा भाई क्या, क्यों बनाएंगे, क्या होगा, बस वो हम उनकी अपीयरेंस करा देंगे वीडियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने अगले दिन मुझे पता है क्या फ़ोन करके बोला, 40 लाख रुपए लेंगे वो फीस। तो मैं बोलूँगा कराची वालों सब अपने अपने यूट्यूब चैनल खोल लो, ये तो अपीयरेंस देने के 40 लाख मांग रहे हैं, अपने अपने चैनल खोलो यार। कुछ नहीं कर सकते, गली मोहल्ले की हंसी मजाक तफरीह डालते रहो यार, सही है। बिक रहा है। अगर तुम्हें 200 400 1000 10,000 डॉलर महीना आने लगेगा घर में, तुम्हारी जिंदगी चेंज होगी। कौन नहीं कमा रहा, देख लो यार भाई, कोई जानवरों की वीडियो डाल रहा है, कोई घर में रोजाना डिशेस बना के डाल रहा है। मतलब आप कंटेंट देखें। मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो लोग यूट्यूब के ऊपर, कि भाई वो एक बंदा है किसी कोरिया में, कहाँ पे, वो यहाँ से उसने अपने आप को गंजा किया हुआ है, फटी हुई शर्ट पहना होता है, वो जमीन के अंदर से कब कहीं उसने गोबर उठाया, गाय की आंतें काटी, गोबर निकाला, उस गोबर को उसने पका दिया ताकि लोग देखें गोबर पका रहा है। अब उसके बाद अंदर से पक के क्या निकला, आलू। अब लोग देख रहे हैं गोबर आलू में कैसे तब्दील हो गया, और वो खा रहा है जी। 3 मिनट का कंटेंट पूरा हो गया, मालूम हुआ जी वो 7-8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में महीना कमा रहे हैं। आप सोचें यार, 4 लाख डॉलर कमा रहे हैं सिर्फ किस चीज पे, बस कुछ करते रहो। आप देखें ना, हम आप वीडियोस देखते हैं, इतना बड़ा पतीला लेकर एक आदमी जंगल में आया है, उसने गोश्त भी काटा, 4 औरतें मसाला पीस रही हैं, फिर एक बूढ़ी औरत साड़ी पहन के मसाला पीस रही है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बिरयानी तैयार हुई, 3 बच्चों में बट गई। वो जो बिरयानी बटी है ना, वो वीडियो एक दिन के अंदर 20 मिलियन व्यू हो रही है। यानी उस बंदे को उस एक वीडियो के $10,000 तो अभी मिल जाएंगे, $20,000, यानी पाकिस्तानी 60-70 लाख। तो खुदा के वास्ते कराची वालों, इस पे ही आ जाओ, कुछ नहीं करो, मोबाइल लेके ऐसे रोड पे खड़े हो जाओ, 3-4 डकैतियां तो वैसे रिकॉर्ड कर लोगे, डेली की 3-3 डकैतियां डालते रहो, तुम्हारा चैनल खड़ा हो जाएगा। यही कर लो भाई। तो आपकी जाती जिंदगी, बच्चों को भी टाइम दे पाते हैं? मैं बच्चों को टाइम देता हूँ, लेकिन बस अफसोस ये है कि जिस वक्त मैं घर पहुंचता हूँ सुबह 6 बजे, उस वक्त वो सो रहे होते हैं, फिर जब मैं उठता हूँ उनको दिन का स्कूल है। हमने तो बड़ी पर्ची लगाई, खुदा की कसम हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मॉर्निंग में तो एडमिशन देते हैं, स्कूल वालों ने मॉर्निंग में एडमिशन नहीं दिया। बच्चे बेचारे दिन में 12 बजे स्कूल जाते हैं, अच्छा। शाम में 6 बजे आते हैं, 6:30 बजे उनका सर आ जाता है ट्यूशन वाला। स्कूल वाले इतने अच्छा पढ़ाते हैं कि ट्यूशन रखनी जरूरी है। फिर वो ट्यूशन वाले सर जाते हैं तो उनके बच्चों के मौलाना आ जाते हैं, कुरान पढ़ाने वाले, वो जाते हैं, बच्चे बेचारे सो जाते हैं। तो फैमिली को टाइम नहीं देते, भाभी तो परेशान होती होंगी? नहीं, भाभी भी कॉम्प्रोमाइज करेगी ना, लाजमी बात है, वो देख रही है। आपके वो है इसमें, आपके साथ हाथ बटाती है इस काम? हाँ ना, अगर साथ नहीं, इसमें हाथ नहीं बटा रही, वो उसमें हाथ बटा रही है, बच्चे पाल रही है, अच्छा, घर चल रहा है। इसमें कहाँ से हाथ बटाएगी, इसमें हाथ बटाएगी तो बच्चे तो अभी से फिर शाहरुख खान बन जाएंगे, उनको तो तरबियत कौन करेगा। इस शोबे में लेकर आएंगे आप समाजी खिदमत? आप समाजी खिदमत में किसी को नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते। हो सकता है आप मेरी इतनी सारी बातें सुन के 2 आदमियों को हंसते हुए जाके उसके घर पर रोटी खिला दें, लेकिन तीसरे के बाद आपकी हिम्मत जवाब दीजिएगा, आप बोलोगे बस भाई मेरे सोने के टाइम से ऑफिस जाना है। समाजी लोग अलग होते हैं, रज़ाकार जो होते हैं उनकी थिंकिंग अलग होती है, देखना अलग होता है, सोचना अलग होता है, उनका बयान करना अलग होता है, उनकी ज़बान में अल्लाह ताला तासीर अलग देता है। हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम जरा सी कोई बात बोलते हैं पूरा पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ जाता है भाई। ना हमारा कोई झंडा है, ना हमारा कोई लोगो है, ना हमारा निशान है, ना हम तुमसे वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए थ्रेड बनती जा रही है कि लोग साथ दे रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए हम मुश्किल का बायस बनते जा रहे हैं। अभी मुझे अब अंदाजा हो रहा है, जब हौसले तो आपके जवान हैं, डरेंगे तो नहीं? मेरे हौसले भरपूर जवान हैं, हमें क्या खौफ किसी से। हम तो हमने अपने हाथ से अपने उन दोस्तों को दफनाया बेचारे जो 22-22 24-24 साल के थे। तो हम, उनकी फैमिलियाँ पल रही हैं, उनकी माएँ जिंदा हैं, उनके बाप जिंदा हैं, जो शादीशुदा उनकी बीवियों को अल्लाह ताला पाल रहा है, उनके बच्चों को पाल रहा है। बस ये बाप नहीं, अगर हम भी चले गए या हम हौसला हार गए, हिम्मत हार गए, तो खुदा का सिस्टम है जो चला लेगा। आपने ज़फ़र अब्बास साहब का इंटरव्यू सुना, जितने सवाल पूछे इतनी सवाल जो है वो रह गए। फिर इंसान किसी अगली नशिस्त में से अगले सवाल दोबारा मुलाकात करेंगे और आपके रहे सवाल पूछेंगे। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे मुलाकात हो। थैंक्स।